वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम जान पहचान हिस्सा 2 के चैप्टर्स जो हैं, उन चैप्टर्स को कवर कर रहे थे जो एस्टेट के टीजीटी के सिलेबस में शामिल है। चलिए आज हम आगे के चैप्टर्स जो हैं वो देखते हैं कौन-कौन से चैप्टर्स हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है जान पहचान हिस्सा अव्वल और दूसरी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस, तो आप एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हम देखेंगे बसंत। ये नज़्म है, ये नज़ीर लुधियानवी की नज़्म है बसंत। आपको ये याद रखना है कि नज़्म जो है वो किसकी लिखी हुई नज़्म है या कोई कहानी है तो वो कहानी किसकी लिखी हुई है। तो नज़्म है बसंत, नज़ीर लुधियानवी की लिखी हुई। देखिए, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार, है कितनी खुशगवार हवा कोहे सार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। आमद बहार की है, रहें क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम। हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। शियार कहते हैं तरीका। आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, यानी मोहब्बत का हक़ अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। ठीक है, तो ये नज़्म है किसकी? नज़ीर लुधियानवी की नज़्म है, इसका नाम है बसंत। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बसंत किसकी नज़्म है तो आप बता दीजिएगा कि नज़ीर लुधियानवी की नज़्म है। यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चंस है, सरसों के फूल हर तरफ क्यों खिले हुए हैं। दूसरा है कि बसंत किस मौसम के बाद आता है, मौसम बहार का हम पर क्या असर होता है, प्रेम का बूटा हरा करने का क्या मतलब है। जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चंस बन सकते थे वो आपको जान पहचान हिस्सा 2 7th क्लास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो चैप्टर्स देख लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन से चैप्टर्स हैं और इसके राइटर्स कौन हैं। तो इसके बाद जो है ये कोलतार ये चैप्टर है और ये माखूज़ है। मैडम ने हाजिरी लेने के बाद रजिस्टर बंद किया, कुर्सी से उठी, क्लास पर नज़र डाली और बोली, बच्चों आज तुम्हें एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसे हम सभी ने देखा है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसके बारे में बस इतना ही जानते हैं कि ये चीज़ सयाह या निकाली होती है और चिपचिपी होती है। गरम करो तो इससे बदबू आती है और ये सड़कें बनाने के काम आती है। बच्चे बोले कि कोलतार। मैडम ने कहा शाबाश, मगर सबको एक साथ नहीं बोलना है। यहाँ पर आपको ये सबको एक साथ नहीं बोलना है। आपको पता है ये जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी कि क्लास में जब टीचर रहती है तो वो कैसे बच्चों को पढ़ाती है वो उसका तरीका बताया गया है। आगे देखते हैं, नहीं बोलना चाहिए, सबको एक साथ जो है नहीं बोलना चाहिए। कोलतार कोयले से निकाला जाता है, मगर तुम्हें ये पता नहीं होगा कि तुम जिस साबुन से नहाते हो इसमें से जो खुशबू आती है वो एक ऐसे तेल से हासिल की जाती है जो कोलतार से निकाला जाता है। तुम्हारी वालदा गर्म कपड़ों को कीड़ों से महफूज रखने के लिए संदूक में सफ़ेद गोलियां रखती हैं, वो गोलियां भी कोलतार से बनाई जाती हैं। जिस रोशनाई से तुम लिखते हो वो भी कोलतार से ही बनती है। तुम्हें ये सुनकर ताजुब होगा कि सैकड़ों तरह के रंग कोलतार से बनाए जाते हैं। इनमें वो रंग भी शामिल है जिनसे कपड़े, रिबन और जूते रंगे जाते हैं, और वो रंग भी जिनसे रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हम जो सेंट और परफ्यूम लगाते हैं ये भी तो कोल तार से ही निकाले जाते हैं। रशीद ने कहा, मैडम मैंने सुना है कि कोल तार से कुछ दवाएं भी बनती हैं। मैडम ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तुम लोगों ने देखा होगा कि दांतों का डॉक्टर जब किसी का दांत निकालता है तो पहले मसूड़े पर एक दवा लगा देता है जिससे वो जगह सुन्न हो जाती है। इससे मरीज को दांत निकलवाने में तकलीफ नहीं महसूस होती। ये दवा भी कोल तार से बनाई जाती है। अशोक, पिछले साल दिवाली में पटाखे छोड़ते वक्त तुम्हारे हाथ की उंगलियां जल गई थी। तुम्हारी अम्मी ने उंगलियों पर पीले रंग का एक मरहम लगा दिया था। उंगलियों की जलन फौरन खत्म हो गई थी। वो मरहम भी कोल तार से ही बनाया जाता है। मैडम ठहर गईं। बच्चे बड़ी हैरत से मैडम की बात सुन रहे थे।
शीला बोली, मैडम मेरे पापा कहते हैं कि सेक्रीन कोल तार से बनाई जाती है। मैडम ने कहा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसके अलावा साइंसदानों ने कोल तार से एक और बहुत उम्दा चीज़ बनाई है जिसे बेकालाइट कहते हैं। इस बेकालाइट से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, मसलन चश्मे के फ्रेम, ग्रामोफोन रिकॉर्ड वगैरह वगैरह। रज़िया ने कहा, मैडम ये कोल तार तो बड़े काम की चीज़ है। मैडम ने कहा, हाँ बड़े काम की चीज़ है। तभी घंटी बजी और क्लास ख़त्म हो गई। आप जिनके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी की, वो भी ये चैप्टर्स देखकर यहाँ से जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन उनको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है चीज़ों के बारे में। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस के आंसर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो क्वेश्चन 7th क्लास की जान पहचान एनसीईआरटी की आपको डिटेल में मिलेगी, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएंगे। अभी हम चैप्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाय नहीं हो। आगे जो है चांद बीबी, ये आपका चैप्टर है। चांद बीबी, देखते हैं चैप्टर। क्या आपने चांद बीबी का नाम सुना है? वो अब से 400 बरस पहले अहमदनगर में पैदा हुई थी। उनके वालिद हुसैन निज़ाम शाह अहमदनगर के बादशाह थे। उन्होंने अपनी बेटी की तालीम का बहुत उम्दा इंतज़ाम किया। छोटी सी उम्र में ही चांद बीबी ने अरबी फ़ारसी की अच्छी तालीम हासिल कर ली। उसने मराठी ज़बान भी सीख ली, तीरंदाजी और घुड़सवारी में भी महारत हासिल कर ली। गाने, सितार बजाने, तस्वीरें बनाने और शिकार खेलने का भी उसे शौक़ था। वो बड़ी हुई तो उसकी जहानत, खूबसूरती और लियाकत का चर्चा हुआ। उसके लिए बहुत से रिश्ते आए। आखिरकार बीजापुर के बादशाह अली आदिल शाह से उसकी शादी हो गई। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। चांद बीबी सल्तनत के कामों में भी शौहर का हाथ बटाने लगी। वो बीजापुर के लोगों से उनकी ज़बान कन्नड़ में बातें करती थी। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चली कि बीजापुर की जो ज़बान थी वो कन्नड़ थी। उनके दुख दर्द में शरीक होती बीजापुर के लोग भी उसे दिल से चाहते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। शादी के 16 बरस बाद 1580 में चांद बीबी के शौहर का इंतकाल हो गया। वो बेवा हो गईं। उनका दिल टूट गया, मगर उसने हिम्मत और सब्र से काम लिया और अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। चांद बीबी के लिए कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने अपने शौहर के कमसिन भतीजे को तख्त पर बिठा दिया और ख़ुद हुकूमत की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल की। चांद बीबी ने रियाया की भलाई के बहुत से काम किए। उसने कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और इमारतें बनवाई। कुछ दिनों बाद जब उसे इत्मीनान हो गया कि अब हुकूमत का काम भतीजे ने अच्छी तरह संभाल लिया, तो वो बीजापुर से अहमदनगर चली गई। अहमदनगर के हालात उन दिनों बहुत ख़राब थे। आपसी झगड़े की वजह से सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। चांद बीबी ने अहमदनगर के हालात को सुधारने की बहुत कोशिश की। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली। इसी दौरान उसे अकबर की भेजी हुई फ़ौज से मुकाबला भी करना पड़ा। दूसरी मर्तबा जब मुग़ल फ़ौज अहमदनगर पहुंची तो चांद बीबी ने मुग़ल बादशाह से सुलह करने का फ़ैसला किया, लेकिन अहमदनगर के चंद सरदारों ने यह अफ़वाह फैला दी कि चांद बीबी मुग़लों से मिल गई है। बस फिर क्या था, लोग चांद बीबी के मुखालिफ हो गए। साजिश करने वाले सरदारों ने मौका पाकर चांद बीबी को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। इस तरह अहमदनगर पर मुग़लों का कब्जा हो गया। इस नेक दिल खातून की शहादत के बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि उसे अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। वो जब जिंदा रही, वतन की खिदमत करती रही और आखिरकार वतन ही के खातिर उसकी जान भी गई। वो मर गई, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है। चांद बीबी, ये जो चैप्टर है ये आपके एससीईआरटी के सिलेबस में भी है और इससे क्वेश्चन जो है वो एस्टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को चैप्टर्स सॉल्व करवा दे रही हूँ कि ये चैप्टर्स हैं, और अगर आप एक बार चैप्टर्स देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर किससे रिलेटेड है और कौन इसके राइटर हैं। आगे जो है ये नज़्म है कलम, ठीक है। सुनो प्यारे बच्चों, मैं हूँ एक कलम, समझना ना तुम मेरे रुतबे को कम। करोगे अगर कद्र मेरी सदा, तो समझोगे तुम है मेरी शान क्या। तो समझोगे तुम है मेरी शान क्या। मैं शाहों से भी तुमको मिलवाऊंगा, मैं चाहूँ जो चाहोगे मैं तुमको दिलवाऊंगा।
मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा मकाम, तुम्हें नामवर करना है मेरा काम, तुम्हें नामवर करना मेरा है काम। मेरी बात सुन रखो बच्चों ज़रूर, बहुत रोओगे मुझसे होगे जो दूर। ठीक, ये नज़्म है। इससे क्वेश्चंस जो है वो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखेंगे। एक पूरी बुक जान पहचान, जो पूरी बुक के एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पहले हम चैप्टर्स देख लेते हैं, उसके बाद से जो है हम एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अभी हम सिर्फ उन चैप्टर्स को सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं थियरी को, जो स्टेट के सिलेबस में शामिल हैं। उसके बाद हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स जो है वो देखेंगे जो बचे हुए होंगे। अब यहाँ पर चैप्टर है पैदल से हवाई जहाज़ तक। इंसान की सभी ज़रूरतें एक जगह रहने से कभी पूरी नहीं होती हैं, इसलिए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले वो हर जगह पैदल ही आता जाता था, सामान भी वो अपने सर या पीठ पर लाद कर ले जाता था। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, यानी इर्द गिर्द आसपास। तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो सवारी और बोझ ढोने के काम आ सकते हैं। इस तरह उसने हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर जैसे जानवरों से काम लेना शुरू किया, लेकिन उसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफा हुआ तो उसने पहिया ईजाद कर लिया। दो पहियों की मदद से गाड़ियां भी बना ली। इन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे तो इंसान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अब भारी से भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सवारियों के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। ये इंसान की पहली कोशिश थी। इसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था। जेम्स वॉट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियां की और ये साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रख कर इस इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने इस ख्याल को भी सच कर दिखाया और भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियां सड़कों पर दिखाई देने लगी। जेम्स भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का भी काम लेना चाहता था, लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से वो इस काम को पूरा न कर सका। उसका एक साथी फिल्टन इस इंजन से पानी में कश्ती चलाना चाहता था। पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन उन्हें उस वक्त बड़ा ताज्जुब हुआ जब फिल्टन ने सचमुच भाप के इंजन से पानी में कश्ती चलाकर दिखाई। अब इंजन से गाड़ी खींचने का काम बाकी रह गया था। ये काम जॉर्ज स्टीफंस ने पूरा कर दिखाया। उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। आखिरकार उसने ऐसा इंजन बना ही लिया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। भाप का यह इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। जॉर्ज स्टीफंस ने सोचा कि अब ऐसा इंजन बनाना चाहिए जो लोगों से भरी गाड़ियां भी खींच सके। इस मर्तबा उसने पहले से कहीं अच्छा इंजन बनाया। इंजन के पीछे लोगों से भरी गाड़ी लगा दी, फिर उस गाड़ी को चलाकर दिखाया। जानते हो, ये पहली रेलगाड़ी थी। आपको इस चैप्टर से कितनी सारी चीज़ें पता चलनी है कि पहला इंजन किसने बनाया, फिर भाप के ज़रिए किसने इंजन बनाया। आगे है कि इसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वो भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता है। इस ख्याल के आते ही उसने परिंदों के बहुत से पर जमा किए और अपने बाजुओं से बांधकर ऊंचाई से कूद कर उड़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में वो नाकाम रहा और ज़मीन पर आ गिरा। फिर भी इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखी। आखिरकार 1903 ईस्वी में दो अमरीकी भाई वल्बर राइट और आरविल राइट एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। उन दोनों भाइयों की खुशी की उस वक्त इंतहा न रही जब उन्होंने 1908 ईस्वी में हवाई जहाज़ उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। इस तरह इंसान ने न सिर्फ पैदल से हवाई जहाज़ तक का सफ़र किया, बल्कि अब उसने ज़मीन, पानी और हवा में सफ़र करने के लिए बेहतर से बेहतर ज़राए भी पैदा कर लिए हैं। ये इंसान की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। सच कहा गया है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है।
इसलिए कहते हैं कि चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस अगर आपके छूट जाते हैं वो चैप्टर पढ़ने से आपके सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जो पूरी पीडीएफ होगी उसमें आपको मिल जाएगी। वीडियोस हिस्सा जान पहचान 7th क्लास के एमसीक्यूज जो होंगे उसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो चैप्टर्स बाकी हैं वो जो है वो सारे चैप्टर्स जब हो जाएंगे स्टेट के सिलेबस के, टीजीटी और पीजीटी के, उसके बाद उन चैप्टर्स को भी अपलोड कर दिया जाएगा और उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो तो ऑलरेडी जो है वो आपके एमसीक्यूज जान पहचान जो बुक है पूरी बुक के एमसीक्यूज में शामिल है पहले से ही। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।